जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर। तो हमारी सेल कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और यह शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारी बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु और हमारी बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हमारे जूलॉजी के जनक होते हैं थे अरस्तु और बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी और फादर ऑफ सेल को कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। इन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की हुई थी और इनके लिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है रॉबर्ट हुक के लिए। और हमारी जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूनबेहॉक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो हमारे शरीर में हमारी बल में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है। और हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, स्पर्म, और सबसे बड़ू अंडाणु ओवम है और सबसे लंबी स्नायु है। और हम अगर पुनर्निर्माण देखें जो हमारे सेंट्रोसोम द्वारा होता है, तो पुनर्निर्माण सबसे तेज होता है यकृत में और सबसे धीमा होता है मस्तिष्क में, ना के बराबर ही होता है इसमें। तो अब हम अपनी सेल्स के ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारी कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है एवं इसमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक वाली समानता रखने वाला कौन सा अंग होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है, इसमें क्रेब्स चक्र होता है जिसके फलस्वरूप 38 ATP बनते हैं। 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज होता है, इसमें 4.2 किलो कैलोरी होते हैं। तो हमारे 38 ATP कैसे बनते हैं? तो जो 36 ATP हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे बनते हैं और 2 ATP हम जो सांस लेते हैं उससे मिलते हैं। और हमारी टोटल 38 ATP का बनता है जो एक ग्लूकोज के बराबर यानी कि 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट को देख लेते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंज ने की थी। यह तरल गाढ़ा फ्लूइड होता है और सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के अंदर ही होती हैं। इसका 80% पार्ट जल का बना होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र का द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं सेल का, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है और यह अर्धपारगम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अर्धपारगम झिल्ली। तो इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ एंड रफ। तो हमारी स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और रफ वाली पर प्रोटीन निर्माण होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम होता है। हमारा जो राइबोसोम है यह 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो हमारा जो 70S राइबोसोम होता है यह हल्का होता है और यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S राइबोसोम भारी होता है और यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और हमारा जो S लगा होता है पीछे इसको कहते हैं हम सेडवर्ग यूनिट यानी कि सेडिमेंटल कोफिशिएंट। हमारा राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। इसमें अत्यधिक प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का कार्य कोशिका के अंदर पाचन करना होता है। इससे जल अपघटक एंजाइम निकलते हैं और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज डीडुबो ने की थी। अब हम
अपना देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का कार्य कोशिका विभाजन होता है और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है और यह केवल जंतु में पाया जाता है। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है और सेंट्रोसोम की खोज बोवीरी ने की थी। अब हम देखते हैं सेल वॉल को। तो सेल वॉल हमारी यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ओनली ट्रीज में, और यह सेलुलोज की बनी होती है। यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा केंद्रक के बारे में। तो हमारी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं और 80% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, यानी कि इसका 80% भाग प्रोटीन का बना होता है। और हमारा अब है रसधानी यानी कि वैक्यूल्स का वर्क जल स्टोर करना होता है। यह जंतुओं में छोटा पाया जाता है लेकिन पादप में बड़ा पाया जाता है। अब हम थोड़ा सेल ऑर्गन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पावर पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारा जो रॉबर्ट हुक की बुक है उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफी लिखी थी और इसी में उन्होंने अपनी कोशिका संबंधित सभी खोजों का वर्णन किया हुआ है। और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने बताया था। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यानी कि जीवाणु एक प्रकार का पादप ही माना जाता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसको हम याद करते हैं कासी कवक और कासी काइटिन। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है क्योंकि यह अर्धपारगम होती है। यह कुछ चीज़ों को कोशिका के अंदर आने जाने देती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कोशिका का आंतरिक सहायता प्रदान करती है। तो पादप कोशिकाओं के विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग कार्य नहीं करता तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है और अगर पूरी कोशिका कार्य ना करे तो लाइसोसोम स्वयं ही फट जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जैसे कि ब्लड है तो ब्लड के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, है। तो आरबीसी मरने के बाद जब ब्लड हमारा मन जो शरीर से फ्लो होता है तो यह स्प्लीन में पहुंचता है, तो वहाँ पर स्प्लीन सभी मरी हुई आरबीसी को वहीं पर रोक लेता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कोशिका के कितने पार्ट होते हैं। तो हमारी कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यह प्रारंभिक कोशिका होती है। हमारी यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो अब हम पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को देख लेते हैं। तो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। इसमें नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, मतलब इसमें केंद्रक के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोई भी कवर नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट कोशिका में उसके केंद्रक के ऊपर कवर पाया जाता है और इसमें श्वसन जीव द्रव से होता है और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें लाइसोसोम ज़्यादा पाया जाता है। इसमें अतिरिक्त अंग पाया जाता है लाइसोसोम, और इसमें प्लास्ट जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है सबसे बड़ा अंग होता है पादप कोशिकाओं में। और इसमें पादप कोशिकाओं में क्या होता है, हमारा रसधानी बड़ी होती है और क्लोरोफिल भी इसमें पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग केंद्रक ही माना जाता है। तो हमारी सीलिया, फ्लैजेला और डीएनए दोनों में पाया जाता है। जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाती है। इसे हम प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर सभी अंगों का अभाव होता है। इसमें गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। तो हमारे जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो अब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में देख लें। तो हमारी जंतु कोशिकाओं में केंद्रक छोटा पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में बड़ा पाया जाता है। इसमें इनका आकार गोल होता है और इनका आकार चौकोर होता है। इनमें रसधानी छोटा पाया जाता है, इनमें रसधानियाँ बड़ी पाई जाती हैं। इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन इसमें सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लाइसोसोम
इसमें भी राइसोसोम पाया जाता है और इसमें भी राइसोसोम पाया जाता है। इन दोनों में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। केंद्रक, सेंट्रोसोम और एटियस राइबोसोम, ये सब इन दोनों में कॉमन चीज़ें होती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे जो पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं उसके प्रकार। तो लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हरित क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। तो हमारा हरित लवक भोजन निर्माण, पत्ती व तना में उपस्थित होता है, इसका कार्य होता है भोजन निर्माण। हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका कार्य होता है भोजन का संग्रह करना और यह जड़ व फलों में पाया जाता है। और हमारी वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट का वर्क होता है भोजन को फलों को रंग प्रदान करना। और जैसे हमारे गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन की वजह से होता है, चुकंदर का लाल रंग बीटानून की वजह से होता है, फलों का पीला रंग जेंतोफिल की वजह से होता है और टमाटर और मिर्च में लाइकोपीज पाया जाता है जिस कारण इसका रंग हरा होता है और बाद में इनका रंग लाल हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में। तो हमारे गुणसूत्र की खोज वॉल्डियर ने की थी। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हमारा क्रोमोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसको जो ये अंदर इसकी धागा संरचनाएं होती हैं इसको एरान कहते हैं। इसके नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को सैटेलाइट कहते हैं। तो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और हमारा जीन ही आनुवंशिकता का आधार माना जाता है। यानी कि जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन की खोज जोहानसन ने की थी, यानी कि जासे जोहानसन, जीन की खोज जोहानसन ने की थी और जीन हमारा न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो हमारी क्रोमोसोम की खोज वॉल्डियर ने की थी इसे। और हमारे जो डीएनए होता है उसे आनुवंशिक गुण हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा बार बॉडी के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो मेल है तो मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ X माइनस 1 बार बॉडी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ X माइनस 1। तो फीमेल में दोनों ही X क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो नंबर ऑफ X 2 होते हैं और इस -1 करेंगे तो इसमें बार बॉडी 1 बचता है, लेकिन फीमेल में 1 ही बचता है। तो हमारी मेल में हमारी बार बॉडी 1 भी नहीं बचते हैं। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं कि और कौन से जीव होते हैं जिनमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हमारे जीवाणु में 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, मच्छर में 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी में 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मटर में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्याज में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारा जो छोटा नींबू होता है उसमें 18 और बड़ा नींबू होता है उसमें 36 नींबू पाए जाते हैं। और हमारे मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तम्बाकू में 48 और घोड़ा में 64, कुत्ते में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स में 1600। इसमें सर्वाधिक जो हमारे टेरिडोफाइट्स होता है उसमें सर्वाधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं 1600। अब हम थोड़ा डीएनए और आरएनए के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस इसका फुल फॉर्म होता है और यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। हमारी डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने की थी और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो हमारी डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। तो हमारी जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके 2 टाइप होते हैं, शुगर और नाइट्रोजन बेस। और हमारे शुगर के भी 2 टाइप होते हैं, राइबोज और डाईऑक्सीराइबोज। और हमारा जो नाइट्रोजन बेस होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन और प्रिडमीन। तो हमारे प्यूरिन में आ जाते हैं एडानिन और ग्वानिन और प्रिडमीन में आ जाते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो हमारे जो डीएनए है इसका सबसे पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था और इसका प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए को हरगोबिंद खुराना ने देखा था और डीएनए मॉडल सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसी के लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। हमारा जो एडेनिन और थाइमिन होता है इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और हमारा जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हम इसको इससे याद कहते हैं AGTC। ए और टी में डबल बॉन्ड और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड, AGTC।
और नाइट्रोजन बेस इसमें थायमीन होता है। तो हमारे जो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या हैदराबाद में है, तो हमारे इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज आपराधिक मामलों में, जैसे किसी ने चोरी कर दी तो किसी उसके फिंगरप्रिंट किसी भी चीज़ पर लग जाते हैं, तो उससे हम उसकी डीएनए प्रिंटिंग से उसका डीएनए निकाल सकते हैं और फिर पता चल जाता है कि यही अपराधी है। तो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर है? भारत की हैदराबाद में। तो अब हम देख लेते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए इसकी संरचना सिंगल हेलिक्स होती है और इसमें राइबोसुगर पाया जाता है। इसमें एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें थायमीन की जगह साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिल। तो नाइट्रोजन बेस एडानिन, ग्वामिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यह सभी इसके नाइट्रोजन बेस होते हैं और इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। तो यह 3 प्रकार का होता है, mRNA, rRNA, tRNA। हमारे mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। इसका वर्क यह प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के टाइम पर mRNA का, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। हमारा rRNA, इसका जो नाम राइबोस आरएनए होता है, इसका कार्य प्रोटीन निर्माण होता है। यह 10+10 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कहते हैं। और हमारा जो tRNA होता है, इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है। इसका कार्य एमिनो एसिड का परिवहन करना होता है। यह एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोस तक। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर हमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए या फिर डीएनए से डीएनए बनाना है तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे और इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं। तो अगर हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो यह बन जाता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और हम प्रोटीन से आरएनए पुनः नहीं बना सकते हैं। और प्रोटीन निर्माण की सबसे अंतिम अवस्था होती है ट्रांसलाक। तो आई होप आप सभी को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं, अब इसके आगे के बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।